नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12th हिंदी वितान से पाठ पढ़ने जा रहे हैं जूझ, जिसके लेखक हैं। मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी लेखक का नाम है आनंद यादव और इनका जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, यानी एमए किया। यह बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता और समालोचनाओं पर कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही है। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, जूझ कहानी में लेखक बताना चाह रहे हैं कि एक किशोर, यानी जिसको हम कहते हैं युवा भी नहीं होता है, बालपन भी नहीं होता है, उसके अंदर किशोर होता है जिसको हम कहते हैं टीन एज। इस उम्र में जो बच्चे सोचते हैं, जो देखते हैं, उसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांव के यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। यह एक बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोके रखा। उसके पिता सारा दिन गांव में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाया करते थे, यानी उनका ध्यान भटका हुआ था। स्वयं काम न करके लेखक को खेती के काम में लगा दिया था। जबकि लेखक पढ़ना चाहता था। उसे लगता था कि खेती से कोई लाभ नहीं है, बल्कि पढ़ने से उसे नौकरी मिल जाएगी या कुछ व्यापार कर सकेगा। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना। ईख आप जानते हैं, है ना, गन्ने का जो ईख होती है, उसके लिए बताया है कि ईख पेरने के लिए ईख का जब रस निकालते हैं तो कोल्हू में उसे चलाना पड़ता है और उसका रस निकलता है, फिर उसका आगे गुड़ बनता है उस रस से। क्योंकि लेखक के पिता को गुड़ की अच्छी कीमत मिल जाएगी, कोल्हू जब चलाएगा पुत्र, तो पिता सोचता था कि मेरे को इससे पैसा मिल जाएगा। एक दिन लेखक ने अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा प्रकट की। माँ भी चाहती थी कि वह पाठशाला जाए, क्योंकि हर माँ चाहती है उसका बेटा पढ़े लिखे, कुछ अच्छी नौकरी करे, कमाने का साधन हो जाएगा। क्योंकि पिता का हाल उसने माँ ने देखा था, उनकी स्थिति से वो वाकिफ़ थी। लेकिन पिता के गुस्से के कारण वह भी चुप थी। उसको पता था कि गुस्से के कारण वह अपने पुत्र को प्रताड़ित करेगा। लेखक ने एक तरीका बताया कि यदि दत्ता राव साहब पिताजी को समझाएं तो बात बन सकती है। और दत्ता राव साहब इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति थे, है ना। उनके सामने लेखक जाकर और उसकी माँ ने बात बताई। राव साहब खुद समझदार तो थे ही और शिक्षा प्रेमी थे। अब शिक्षा प्रेमी व्यक्ति के पास जाकर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे पढ़ना है, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वे घर का काम करवाना चाहते हैं, खेती करवाना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो उनको समझाने के लिए अपने आप आतुर हो जाता है। तो उन्होंने लेखक के पिता को डरा धमका कर समझाया कि बेटे को पाठशाला भेजो। यदि तुम पाठशाला भेजने में असमर्थ हो तो स्वयं आनंदा को पाठशाला भेजेंगे। दूसरे दिन लेखक पिता की कड़ी शर्तों के अनुसार विद्यालय गया। कक्षा में सभी लड़के उसके लिए नए थे। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका उपहास किया, यानी मजाक किया। लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की। कक्षा में उसकी दोस्ती वसंत पाटिल नाम के होशियार बच्चे से हुई। अब देखिए, हर कक्षा में शरारती बच्चे होते हैं।
सबका अपना अपना मजाक करने का तरीका होता है, कुछ ज़्यादा शरारतें करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ उसके कक्षा में। उसने दोस्ती की एक वसंत पाटिल नाम के बच्चे से, और वह गणित में बहुत होशियार था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने की कोशिश करने लगा। मास्टर उसे प्यार से आनंदा कहकर बुलाने लगे, क्योंकि हर टीचर के लिए हर बच्चा प्रिय होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है जो टीचर को प्यारी लगती है, तो बच्चे का नाम भी उसी प्यार में, ऐसे ही लेखक का भी इन मास्टर ने आनंदा बुलाया। मराठी भाषा के अध्यापक सोदलंगेकर से लेखक बहुत प्रभावित हुआ। पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं रम जाते थे, यानी जो भी पढ़ा रहे हैं उसके अंदर पूरी तरह डूब जाते थे। बहुत सुरीले कंठ से वो अपनी छंद कविताएं सुनाते थे रसिकता के साथ, क्योंकि वो एक तरीका होता है कि बच्चा कैसे आकर्षित होगा विषय के प्रति, वो अध्यापक को पता होता है। तो अध्यापक का सही काम तो यही है कि वो बच्चों के अनुसार अपने पठन पाठन को परिवर्तित कर दे, उनकी आयु के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार उन्हें समझाने का प्रयास करें। लेखक भी घर जाकर मास्टर साहब की तरह कविताएं रचने लगा, क्योंकि लेखक की रुचि कविताएं रचने में अपने आप पैदा हो गई, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा भी किसी न किसी अध्यापक से प्रभावित होता है। अब उसके अंदर जब अध्यापक द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ों का प्रभाव पड़ा तो वह खुद रचने लग गया। अब लेखक का अकेलापन समाप्त हो गया। अब आप खुद सोचिए, आप लोग भी कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कहते हैं ना, रचनात्मकता पैदा कीजिए अपने अंदर। कुछ नया करेंगे तो आप व्यस्त हो जाएंगे। व्यस्त होने पर आप अपनी पढ़ाई के साथ अपना काम करते जाएंगे तो अकेलापन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब वह खेत में पानी लगाते हुए, जानवर को चराते हुए कविता रचने लग गया। वह अपने आसपास के लोगों, अपने गांव, खेतों पर तुकबंदी करने लग गया, क्योंकि उसने जो देखा, सुना और प्रकृति के साथ जुड़कर उसने जो महसूस किया, तो वो शब्द अपने आप उसके पास बनने लगे। उसके दिमाग उधर की तरफ चलने लगा। वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर साहब को दिखाने लगा। मास्टर साहब ने ही उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान करवाया। साथ में अन्य कवियों के काव्य संग्रह भी दिए, जिसे पढ़कर लेखक ने कविता की समझ लेखक के अंदर विकसित हो गई। तो ये कहानी का सारांश है बेटा। ये आपकी जो कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम इसको संक्षेप रूप में समझ सकते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ होगा। अब जैसे ये शीर्षक है आपका जूझ। जूझ मतलब जूझना, किसी भी कार्य के प्रति अपने अंदर एक लगन पैदा करना और उसके लिए मेहनत करना। ठीक है। इस कहानी को पढ़कर, इस शीर्षक को सुनकर, कथानायक कौन होते हैं? कथानायक होते हैं, यानी इसका जो हीरो, आप पिक्चर में बोलते हैं ना, फिल्म में बोलते हैं हीरो है ये हमारा, है ना, नायक, कथानायक, कि किसी कोई ऐसी विशेषता, किसी एक अंदर की छुपी हुई जो केंद्रिक विशेषता थी, वो आपको कौन सी महसूस हुई। सबसे पहले तो हमें पाठ का शीर्षक ही बहुत अच्छा लगा। लेखक को पिता द्वारा उसके पाठशाला में पढ़ने से रोका गया, है ना, किंतु माँ के साथ मिलकर और योजना बनाकर दत्ता साहब के पास गए वो लोग। उनके अनुग्रह पर उनके पिता ने उसको पाठशाला जाने के लिए मान गए। पिता उसके कक्षा में उसे बच्चों द्वारा तंग किया गया, जिसके कारण वह परेशान भी रहा था, लेकिन अच्छे बच्चों की दोस्ती के कारण वह, अच्छे बच्चे जैसे वसंत पाटिल जैसे होशियार बच्चों की संगति के कारण और अध्यापक की प्रेरणा से वह शिक्षित बन पाया। इस प्रकार जीवन भर आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करता रहा और सफलता प्राप्त की। ठीक है। इसी तरह से उसने कविताएं रचने का आत्मविश्वास आ गया। ठीक है। जब मराठी भाषा के जो लेखक, ये पाठशाला के अध्यापक थे सोदलंगेकर जी,
वे जब पढ़ाते थे तो कविता को बहुत मधुर स्वर में गान करना, छात्रों को उतार चढ़ाव, भाव, लय, छंद, गति आदि का भी ज्ञान करवाते थे कि किस तरीके से हमें कविताएं गानी चाहिए, किस तरह से शब्दों का कहाँ पे प्रभाव दिखाना है, वो सब चीज़ें वो टीचर बताता था, अध्यापक बताता था। लेखक उनसे बहुत प्रभावित हुए और वहीं से कविता रचने की प्रेरणा मिल गई। अब लेखक को जब विद्यालय भेजा जाना था, उससे पहले उसके पिता ने उसके सामने शर्तें रखी थी। तो वो शर्तें थी कि सबसे पहले लेखक पाठशाला जाने से पहले खेतों में पानी लगाएगा, जानवर चराएगा, है ना। लेखक उस समय भी वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसे किसी के साथ हंसी मजाक करने के लिए संगति चाहिए थी। लेकिन जब विद्यालय जाता था, मराठी शिक्षक सोदलंगेकर के संपर्क में आने के बाद जब वह कविता रचने लग गया तो उसे खेत में भी जानवर चराते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वह स्वयं कविता रचने लग गया। भैंसें चराने जाता तो कविता को मिट्टी के ढेले से भैंस की पीठ पर लिख दिया करता था, है ना। जब वह उसी आवाज़ में अभिनय के साथ कविता गायन करने लग गया, अब उस अकेलेपन का उसने लाभ उठा लिया। ठीक है। अब इस यहाँ पर मेरा जो विचार है, मेरे विचार से पढ़ाई के संबंध में जो दत्ता राव साहब का जो लेखक का विचार, दत्ता साहब और लेखक का विचार बिल्कुल सही लगा कि लेखक का मानना था कि खेती करके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, पढ़ाई करके नौकरी या व्यापार किया जा सकता है। वहीं लेखक के पिता निजी स्वार्थों के कारण लेखकों को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। उनको अपने स्वार्थ थे ताकि वे दिन भर गांव में घूम सकें, है ना। वो रखमाबाई के कोठे पर चले जाएं, यानी उनके इस रखमाबाई के कोठे की जो बात की गई है उससे उनके चरित्र का पता चलता है। उनका चरित्र अच्छा नहीं था, अतः वह केवल अपने निजी स्वार्थों के कारण बच्चे के भविष्य को बर्बाद करना चाहते थे। तो ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है। दत्ता राव जी के पिताजी पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा नहीं लेते तो शायद कहानी का आगे का जो घटनाक्रम था वो कुछ और होता। ठीक है। क्योंकि लेखक को पाठशाला जाने का मौका ना मिलता और उसकी पढ़ाई भी नहीं होती, भविष्य में खेतीबाड़ी के कामों में ही उलझा रहता, वह पढ़ लिख कर समाज के सामने शिक्षित व्यक्ति के रूप में नहीं आ पाता, उनकी रचनाएं हमें पढ़ने को नहीं मिलती। एक झूठ का सहारा समाज के लिए लाभप्रद साबित हो गया, है ना। माँ ने बच्चे के अच्छे के लिए झूठ बोला तो इसमें कोई बुराई नहीं है।